एक जमा हुआ भेड़िया। जरा सोचो, अगर टहलोगे नहीं तो मर जाओगे, जम जाओगे। मैं हूँ अभी दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर, ओमेको में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सबसे ठंडी बसी हुई जगह पर हूँ, साल के सबसे ठंडे मौसम में। ये ओमेकॉन है। जिंदगी बचाने के लिए मैं 20 से ज्यादा कपड़ों के पर्दे पहने हुए हूँ, जिनका वजन करीब 14 किलो है। 30 डिग्री सेल्सियस गर्म घर से बाहर कदम रखते ही तापमान में 100 डिग्री से भी ज्यादा गिरावट होती है। इसलिए मैं हाथों में दस्ताने, पैर में बूट, पैंट और कोट पहनता हूँ, जो रेनडियर की खाल से बने हैं। और ये भी काफी नहीं होता। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि जब बाहर जाना ही जिंदगी की लड़ाई बन जाए तो कैसा महसूस होता है। एक कोयले से चलने वाला बॉयलर पाइप्स के जरिए ज्यादातर घरों तक गर्मी पहुंचाता है। ये सिस्टम हर वक्त चलते रहना चाहिए। अगर थोड़ी देर भी बंद हो जाए तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। यहाँ के घर अंदर से आम गांव के घरों से बिल्कुल अलग होते हैं। सेंट्रल बॉयलर से जुड़े हीटिंग पाइप्स हर कमरे से होकर गुजरते हैं ताकि घर गर्म रह सके। जमी हुई जमीन पर घर बनाने के लिए पहले मोटी लकड़ी की बीम बिछाई जाती है ताकि एक फ्लैट बेस मिल सके। फिर उस पर मेन लकड़ियाँ लगाई जाती है। उसके बाद 30 सेंटीमीटर मोटा सा फ्लोर बिछाया जाता है। फिर इंसुलेशन और लास्ट में फिनिशिंग फ्लोर आता है। हर दीवार 7 लेयर से बनी होती है। बाहर लकड़ी, फिर मेन इंसुलेशन के लिए बेसाल्ट फूल, इसके बाद प्लास्टर, जाली, फोम इंसुलेशन, फिर एक और प्लास्टर की परत और आखिर में अंदर की तरफ लकड़ी का पैनल। खिड़कियाँ ट्रिपल ग्लेज्ड होती है, जो इस हड्डी जमा देने वाली ठंड के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनाती है। अटारी को भूसे और मिट्टी से इंसुलेट किया गया है। इन सब के साथ एक स्टोव या हीटिंग सिस्टम मिलकर घर को पूरी तरह से गर्म रखता है। लगभग हर घर में एंट्रेंस रूम को जानबूझकर बिना हीटिंग के छोड़ा जाता है। हम अपने घर के सामने वाले कमरे में सब कुछ फ्रीज करके रखते हैं। देखो ये फ्रिज, नेचुरल फ्रिज है। यहाँ मैंने दूध और मीट फ्रीज करके रखा है। सब कुछ ठंड में ही स्टोर होता है। जैसा आप देख सकते हैं, घर के एंट्री वाले पहले 2 कमरे स्टोरेज और फ्रिज की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये बिना गर्मी वाले कमरे ठंड के खिलाफ एक बफर की तरह भी काम करते हैं। कमरे के अंदर, खासकर छत पर, आप बर्फ और बर्फ के क्रिस्टल साफ देख सकते हैं। ओमेकन में दिन जल्दी शुरू हो जाता है, ये जो कि इस वक्त तक अपने बाड़े में पहुंच चुकी होती है। यहाँ के पशुपालक गाय के थन पर कपड़ा लपेटते हैं ताकि वो नाजुक हिस्सा फ्रॉस्ट बाइट से बचा रहे और साफ भी रहे। अब थन जमने का खतरा नहीं रहता, लेकिन जैसे ही दूध निकलना शुरू होता है हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ओमेकन की इस एक्सट्रीम ठंड की वजह से किसी भी घर में पानी की पाइपलाइन नहीं जाती है, क्योंकि वो तुरंत जम जाएगी। गायों को हर सुबह बाहर इस ठंड में निकलना पड़ता है और नदी तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। एक एक करके सब गाय बर्फ से भरे इस बर्फीले नर्क में उतरती है। तेजी से चलती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत देर बाहर रुकना जानलेवा हो सकता है। उनके बाल कुछ ही सेकंड्स में बर्फ से जम जाते हैं। नदी का ये हिस्सा जमा नहीं है क्योंकि यहाँ पहाड़ से सीधा ताज़ा पानी आता है। जमीन के नीचे से निकलने वाला स्प्रिंग वाटर भी। ये रहे याकुट घोड़े। यहाँ की हालत इतनी सख्त है कि सिर्फ यही घोड़े खुद को इस माहौल में ढाल पाए हैं। आज तापमान कितना है? यहाँ का तापमान करीब -50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर ज्यादा देर रहना मुश्किल होता है। हमारे पास खुले मैदान में फेंसिंग का एक सिस्टम है। ये घोड़े ज्यादातर खुले में ही चरते हैं। इन याकुटियन घोड़ों को गर्म शेल्टर की जरूरत नहीं होती। ये -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी दिन रात खोले में रह सकते हैं। आम घोड़ों की तुलना में एक कद में थोड़े छोटे होते हैं, जो इन्हें सर्दियों में बाहर रहने में मदद करता है। क्योंकि छोटा शरीर मतलब कम एरिया में गर्मी बरकरार रहती है। इनका शरीर काफी फूला हुआ, मोटा और गोल दिखता है। ये इनकी मोटी फर की वजह से है और उनके खुर भी काफी लंबे हैं, जो उन्हें इस जमा देने वाली जमीन पर बहुत देर तक खड़े रहने देते हैं। इन्हें पकड़ा नहीं गया है, इन्हें बस यहाँ खाना खिलाया जाता है। इनका शरीर ही इनका खाना है। यह है घोड़े का मांस। यहाँ लोग इसे खाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें काफी फैट है। ये पैकेट है घोड़े के मांस का पैकेट। ये किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है और इसे भेजा जाएगा। ये जो सूखी घास का ढेर आप देख रहे हैं, इसे गर्मियों में इकट्ठा करके रखा गया था। सर्दियों में यही घोड़े का मुख्य खाना होता है। खाइल ने हमें अपने घोड़े का मांस और लिवर चखने को दिया, जिसे इस इलाके में सिर्फ कच्चा और जमा हुआ ही उनके मांस, खाल और दूध के लिए भी। गांव के सेंटर से करीब आधा किलोमीटर दूर ओमेकन के जमे हुए जंगल शुरू हो जाते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन इवान जैसे लोग के लिए शिकारी उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। मैं जंगली आदमी हूँ। ये मेरी शिकार वाली जगह है और ये है मेरा टेंट, मेरा घर। वो अभी आग जला रहा है। हमें इस आग की जरूरत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है।
और भीग सकता था। एक बार सर्दियों में जब इतनी ही ठंड थी, मेरे पापा जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे। वो बर्फ के अंदर गिर गए और तुरंत ही ठंड से जमने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि आसपास कोई गर्म जगह नहीं है और मदद मिलने का कोई चांस भी नहीं, तो उन्होंने खुद को गोली मारने का फैसला किया ताकि धीरे धीरे दर्दनाक मौत न झेलनी पड़े। थोड़ा पानी लेंस पर गिर गया। ओह माय गॉड, ये तो अभी से जम गया। हमारा कैमरा पहले इतनी ठंड में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और अब ये जमी हुई लेंस तो बिल्कुल बेकार हो गई है। हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। जाल निकालने के लिए वो एक छोटी फावड़े से छेद से बर्फ हटा। जैसी मछलियाँ बर्फीली हवा में आई वो कुछ ही सेकंड्स में मर गईं। पानी अंदर से गर्म था लेकिन बाहर आते ही ये मछली शॉक में आ गई और पूरी तरह से जम गई। अब वो जमी हुई मछली को पकड़कर थोड़ा गर्म कर रहे हैं अपने हाथों से रगड़कर। गर्मी है लेकिन बाहर की परत पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है। आप देख सकते हैं वो उस तरफ से वो भागते हुए जंगल की ओर गया था। मैं जाल वहीं लगाऊंगा। उन्हें उम्मीद है कि कोई बड़ा जानवर इसमें फंसेगा। शिकारी को पता है कि जानवर हर दिन एक ही रास्ते पर चलता है, इसलिए वो उसी रास्ते पर जाल बिछा रहे हैं। पूरा इलाका मेरे लिए किताब जैसा है। जब बर्फ गिरती है मैं उनके पैरों के निशानों से ट्रैक करता हूँ कि कितने जानवर हैं। मुझे पहले से पता है कि इस इलाके में कितने जानवर रहते हैं। साका एक तुर्किक समुदाय है जो सेंट्रल एशिया से आए हैं और मैं हूँ तुर्की से। एक ऐसा देश जिसकी जड़ें भी इसी जगह से जुड़ी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को आगे बढ़ाने से पहले मैं इस प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर को थैंक। बर्फ पर पड़ा हुआ एक दमदार शिकार। तुम्हें एक खरगोश मिला है और वो भी बहुत बड़ा। हम सबके खाने के लिए काफी होगा। उसे जाल ने नहीं मारा, वो वहीं फंसा रह गया और जानलेवा ठंड ने उसकी जान ले ली। तो यह प्रकृति कोई मजाक नहीं करती। ये जाल उस जाल से छोटा है जो हमने आज लगाया था। अब देखना है कि अगली बार क्या फंसता है, लेकिन फिलहाल आज रात आग पर मीट पकेगा। ओम्याकान में खरगोश बहुत मिलते हैं। युद्ध के समय हमारे लोग इन्हीं खरगोशों का शिकार करके जिंदा बचे थे। टमाटर की पहली रोशनी में हमें घर के पास कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक विशाल सांप की मूर्ति जो पूरी की पूरी गाय के गोबर से बनी हुई है। उसका वजन 360 किलो से भी ज्यादा है और इसे एक लोकल किसान ने बनाया है। यहाँ का सब जीरो क्लाइमेट पानी की पाइपलाइन को भी चलने नहीं देता। अगर पाइप लगाया जाए तो उसके अंदर का पानी तुरंत जम जाएगा। इसलिए लोग अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करते हैं जैसे हाथ धोने के लिए टैंकों में पहले से स्टोर किया गया पानी इस्तेमाल करना। हमारा सिंक काफी पुराना है। नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी गिरता है और जब भर जाती है तो उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। एक बार सीवेज सिस्टम न होने के कारण इंसानी वेस्ट वहीं जमा रह जाता है जहां उसे डाला गया है। जैसे के नीचे एक जमी हुई नदी है जो यहाँ पानी का इकलौता स्रोत है। अब वो एक चिसल से मोटी बर्फ को काट रहा है। अगर बहुत ठंड हो तो जल्दी काम करना पड़ता है, वरना खुद ही जम जाओगे। जैसे जैसे टुकड़ों को ड्रम में डालते हैं, फिर जब ये पिघल जाते हैं तो उन्हें पीते हैं। बल्कि वो अपने पड़ोसियों के साथ भी इसे बांटेंगे ताकि सभी लोग इस साफ पानी से नहा सकें। अरे दादा दादी तो 2-2 घंटे तक नहाते हैं। हम आमतौर पर 1.5 घंटे तक नहाते हैं। और तुम्हें अपना नहाना पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा प्रोसेस लगभग 4 से 5 घंटे लेता है। हम के लोग लोटे से खुद पर पानी डालते हैं। जब नहाना खत्म होता है तो ये फटाफट कपड़े पहनते हैं क्योंकि अब इन्हें 60 डिग्री से बाहर -54 डिग्री सेल्सियस में निकलना है, यानी कुल 114 डिग्री का फर्क। सप्ताह का नहाने का रिचुअल खत्म होने के बाद अगली सुबह जल्दी शुरू होती है। सुबह 7:30 बजे बच्चे एक हड्डी जमा देने वाली ठंडी सुबह में उठते हैं। बाहर अब भी अंधेरा है। घर के अंदर लगे सिंपल वाटर टैंक की मदद से घर की गर्माहट में बच्चे अपना चेहरा धोते हैं और ब्रश करते हैं। लेकिन बाकी जरूरतों के लिए अभी भी उन्हें बाहर वाले टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जोएना अपनी बेटियों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करती है। बच्चे कई लेयर के कपड़े पहनते हैं ताकि बाहर के सफर में ठंड से बचे रह सकें। बाहर जाने से पहले जोएना अपनी बेटियों के चेहरे पर वुल शॉल कसकर लपेटती है जिससे उनका मुंह और नाक ढके रहे और बर्फीली हवा से बचाव हो। अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। स्कूल तक का रास्ता लगभग आधा किलोमीटर है। हर सर्द सुबह निकोलाई अपनी बेटियों को लेकर निकलते हैं। ओमिकॉन में स्कूल तब तक खुला रहता है जब तक तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चला जाता। उससे नीचे जाना बाहर निकलने के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। आज थर्मामीटर -54 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, दूसरी तरफ इवान जैसे लोग की जिंदगी हर दिन सर्वाइवल और शिकार के इर्द गिर्द घूमती है। इवान के पास यहाँ कई जानवर हैं। यहाँ तक कि उसके पास एक जमा हुआ भेड़िया भी है।
उसने इस भेड़िए को सुबह होने से पहले यानी करीब 2 घंटे पहले हमारे साथ मिलकर लगाए गए जाल में पकड़ा। भेड़िया जाल में फंसा था और ठंड की वजह से मर गया क्योंकि वो हिल नहीं पाया। ठंड में अगर हिलते नहीं हो तो मर जाते हो। ये नर भेड़िया है। अब हैवान इसकी खाल बेचेगा और इसके मांस का इस्तेमाल करके नया जाल लगाएगा जिससे वो भालू का शिकार करेगा। वो हमें अपने शिकार का कलेक्शन दिखा रहा है। ये उन लोमड़ियों की खालियां हैं जिन्होंने उन्हें पूरी सर्दी ट्रैक किया और पकड़ा। इसकी फर कितनी मोटी थी, ये तो पूरा बड़ा भालू था। इन भालुओं को मारना पड़ा क्योंकि ये मेरे जानवरों पर बार बार हमला करते थे। हर साल ये मेरी जमीन पर आ जाते हैं और हर बार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ओमेगन की ठंड इतनी ज्यादा है कि सबसे मजबूत गाड़ियां भी फेल हो जाती हैं अगर उन्हें सही तरीके से तैयार ना किया जाए। अगर कोई गाड़ी कुछ घंटे तक बिना इंजन चलाए बाहर रह जाए तो वह पूरी तरह से जम जाती है और बिना पूरी तरह डिफ्रॉस्ट किए चालू नहीं होती। अपनी कार को डिफ्रॉस्ट कैसे करोगे? हम जेट हीटर यूज करेंगे। हमें नहीं पता कि स्टार्ट होगा या नहीं। हर हिस्सा कड़क बर्फ में जम चुका है, मेटल, फ्यूल, तेल, यहाँ तक कि बैटरी भी। वो सबसे पहले कार पर जमी मोटी बर्फ को ब्रश से साफ कर रहा है। टायर एकदम पत्थर जैसा सख्त हो गया है। बाहर का तापमान -56 डिग्री सेल्सियस था। टायर पंक्चर नहीं हुआ है, बल्कि इतनी ज्यादा ठंड में अंदर की हवा सिकुड़ जाती है जिससे टायर खिचक जाता है। ये लो। ये लो, इसे पकड़ो। बाहर बहुत ठंड है। यहाँ हर चीज को गर्म रखना जरूरी होता है क्योंकि ये डीजल कार है, इसलिए टैंक में जो डीजल है वो पूरी तरह जम गया है। गाड़ी अब ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक गर्म होने के लिए रखी रहेगी। अगर किसी लोकल के पास हीटेड गैराज है तो वो अपनी गाड़ी को महीनों तक सुरक्षित रख सकता है बिना इंजन को खतरे में डाले। जो हमारी गाड़ी का डिफ्रॉस्ट किया जा रहा था तो हमने पहली बार ऐसी गैराज का दौरा किया था। इस गैराज का दरवाजा बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, कोई भी कोना खुला नहीं छोड़ा गया है। वो लोग स्पेशल इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। दीवार को देखिए, लेयर दर लेयर बनाया गया है और यहाँ हीटिंग पाइप्स भी है जो पूरे गैराज को गर्म रखते हैं। हमने गाड़ी को हाँ, बहुत बढ़िया। इस गाड़ी को मौत के मुंह से वापस लाया गया है। अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। रहने की कहानी नहीं है, ये है प्रकृति के साथ जीने की कहानी। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त तुर्कत एकिंग को, जो इस पूरे सफर में हरदम मेरे साथ थे। उन्होंने भी ओमेगन में एक वीडियो शूट किया जहां उन्हें एक लोकल परिवार से खास इनविटेशन मिला और उन्होंने इस जमा देने वाले गाँव के रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में कैद किया। और हाँ, जब मैं तुर्कत के साथ शूट कर रहा था तो हम दोनों ने -55 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई नदी में छलांग लगाई। ये मेरी जिंदगी की सबसे एक्सट्रीम एक्सपीरियंस